हेलो एवरीवन। तो बेटा यहाँ पे जो आपके CGL 2024 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चल रहे थे, ज्योग्राफी का हमने एक वीडियो देखा था, उसी सीरीज का ये दूसरा वीडियो है। ज्योग्राफी के इसमें भी हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो आपके अटेम्प्ट करेंगे। और देखो यहाँ पे ये याद रखना, ये क्वेश्चंस के साथ साथ इनके सॉल्यूशंस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि आपका बहुत सारा डाटा ऐसा है जो डायरेक्ट हो सकता है कि आपका क्वेश्चन ना आए, लेकिन जो डाटा आपको साथ में बताया जा रहा है हो सकता है कि उस डाटा से भी आपका क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया जाए। ठीक है, तो हम लोग बहुत ध्यान से इसे वीडियो को देखने की कोशिश करेंगे कि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसके साथ जो डाटा है साथ में हम उस डाटा को भी आपका याद रखने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आपके जो नॉर्मल चीजें आपको हर टीचर पढ़ाता है उन्हीं चीजों को एसएससी ने कैसे घुमा फिरा के आपका पूछा हुआ है। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखो पहला क्वेश्चन आपका देखना, आपसे पूछा है कि ज्योग्राफी में ह्यूमन ज्योग्राफी आपने पढ़ा होगा, ह्यूमन ज्योग्राफी में डेमोग्राफी वगैरह आता है, उसी में आपका सेंसस भी आता है। तो आपसे पूछा है कि कौन से सेंसस का स्लोगन था अवर सेंसस अवर फ्यूचर। मतलब अब तक जो कौन सा आपका सेंसस हुआ है उसका स्लोगन जो था वो क्या था, अवर सेंसस अवर फ्यूचर करके जो स्लोगन था वो कौन से सेंसस का था। तो बेटा याद रखना, जो आपका 15th सेंसस था, 15th सेंसस जो था उस सेंसस का स्लोगन क्या था, अवर सेंसस अवर फ्यूचर। और शायद आपको पता होगा जो 15th सेंसस था वो आपका कब हुआ था, 2011 में। 2011 वाला जो सेंसस था वो क्या था आपका 15th सेंसस। मैंने सेंसस के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट डाटा आपको बताया था, दोबारा से मैं यहां पे रिकॉल करवा देता हूं। 1872 में फर्स्ट सेंसस होगा, पहला सेंसस, पहली जनगणना 1872 में होगी। 1881 में 1881 में फर्स्ट सक्सेसफुल सेंसस, पहली सफल जनगणना होगी। आजादी से पहले 8 जनगणना हो चुकी हैं, आजादी के बाद 7 जनगणना हो चुकी हैं। तो टोटल आपकी 15 जनगणनाएं, 15 सेंसस अभी तक हो चुके हैं। 2021 वाला जो सेंसस होना है, 21 वाला जो सेंसस होना है वो आपका 16th सेंसस होगा। वो आपका कौन सा सेंसस होगा, 16th सेंसस होगा। वो कब कंप्लीट होगा मैं नहीं बता सकता, गवर्नमेंट बताएगी वो। लेकिन हाँ, यहाँ पे हम ये चीज याद रखेंगे कि अभी 2021 वाली जो जनगणना कंप्लीट होनी है वो 16वीं जनगणना होगी, आजाद भारत की 8वीं जनगणना, और आपके कंप्लीट जो अब तक सेंसस या जनगणना हुई है उसमें आपका 16th सेंसस ही आपका होगा। ठीक है, ये एक चीज और इंफॉर्मेशन याद रखना कि सेंसस जो होता है ना वो 2 पार्ट्स में होता है। पहले क्या होता है आपका, पहला होता है मकान गणना, पहले हाउस नंबर किए जाते हैं, हाउसेस को नंबरिंग किया जाता है। उसके बाद होता है दूसरे पार्ट में आपका जनगणना। तो 2 लेवल्स पे आपका सेंसस कंडक्ट करवाया जाता है, पहला मकान गणना और दूसरा जनगणना। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ पे हमसे क्या पूछा है कि स्लोगन जो है वो कौन से सेंसस का था, अवर सेंसस अवर फ्यूचर। तो आंसर होगा ऑप्शन सी, 2011 वाला जो सेंसस था उसका स्लोगन था अवर सेंसस अवर फ्यूचर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आया आपका, अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011। अब देखो 2021 वाला सेंसस होना है, कंप्लीट होना है, इस वजह से 2011 वाले सेंसस के काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आपका एसएससी ने काफी क्वेश्चन इनसे रिलेटेड पूछा है। आपसे बोल रहा है कि 2021 वाला जो सेंसस है उसमें से कौन सा स्टेट जो है वो हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रुप में आता है, हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रुप में कौन सा स्टेट आता है। तो चलो मैं आपको टॉप 3 स्टेट बता देता हूं। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश यूपी की थी, 2011 वाले सेंसस में 19 करोड़ से ज्यादा थी। दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र की पॉपुलेशन थी, 12 करोड़ से ज्यादा पॉपुलेशन थी महाराष्ट्र पे। थर्ड नंबर पे बिहार की पॉपुलेशन थी आपका ऑलमोस्ट 9 करोड़ से ज्यादा पॉपुलेशन थी बिहार की। फोर्थ नंबर पे अगर बात करें तो वेस्ट बंगाल की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट आपका 9 करोड़ से कुछ कम थी, 8 करोड़ कुछ लैक्स आपके थी जो वेस्ट बंगाल की पॉपुलेशन थी। तो ये टॉप 4 स्टेट थे जहां पे पॉपुलेशन सबसे ज्यादा थी। ठीक है, तो चलो यहां पे मैंने आपको बताया। अब देखो यहां पे हाईएस्ट पॉपुलेशन वाले आपसे स्टेट पूछ रहे हैं, तो आपको दिख रहा है यूपी एंड महाराष्ट्र, 19 करोड़ और 12 करोड़। ठीक है, तो हाईएस्ट पॉपुलेशन वाले स्टेट कौन से थे, यूपी और महाराष्ट्र। ऑप्शन डी जो है वो इसका बेटा सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही होगा। अब देखो अगला क्वेश्चन हम आपको देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नेगेटिव इफेक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन।
हरित क्रांति जो हुई थी उसके नेगेटिव प्रभाव क्या थे, है ना, उसके नकारात्मक प्रभाव क्या थे, ये आपको बताना है। अब देखो हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन 1966 में भारत में शुरू हुआ था, इंडिया में शुरू हुआ 1966 में, और पहला चरण 1966 से लेके 69 तक चला था। 3 साल का पहला चरण था। गेहूं की फसल और चावल जो हम बोलते हैं, राइस जो बोलते हैं, उसकी फसल, धान बोलते हैं, उनकी फसल को फायदा हुआ था। हाई यील्ड वैरायटी ऑफ सीड्स आए थे, HYV, हाई यील्ड वैरायटी ऑफ सीड्स आए थे। अब ये हाई यील्ड वैरायटी ऑफ सीड्स जो आए थे ना, इन्हें पानी की ज्यादा जरूरत थी, है ना, तो पानी जो है वो ज्यादा खर्च होगा। इन्हें पेस्टिसाइड और जो आपका इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, कीटनाशक जो होते हैं, उनकी जरूरत ज्यादा होगी, तो वो भी आपके ज्यादा खर्च होंगे। फर्टिलाइजर्स की जरूरत थी, केमिकल फर्टिलाइजर्स जो होते हैं आपका, जो यूरिया वगैरह हम बोलते हैं, उसकी ज्यादा जरूरत थी इन्हें, तो वो भी आपके खर्च होंगे, है ना। तो यहाँ पे आपका इसकी वजह से कुछ ये चीजें आपका चेंज होंगी। अब देखो यहाँ पे इफेक्ट्स देखते हैं। डिप्लीशन ऑफ ग्राउंड वाटर टेबल, मैंने बोला पानी की ज्यादा जरूरत थी, ज्यादा पानी कंज्यूम होगा, ज्यादा पानी खर्च होगा, तो जो ग्राउंड वाटर टेबल है उस पर पानी का लेवल जो है वो गिरता जाएगा। मतलब ये आपका नेगेटिव इंपैक्ट था ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति का। ठीक है, अगला डिटोरिएशन इन द क्वालिटी ऑफ सॉइल, मैंने बोला फर्टिलाइजर्स यूज करने हैं, यूरिया वगैरह यूज करना है, DTP वगैरह करके जो आता है आपका, या इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स, कीटनाशक वगैरह जो आते हैं वो यूज होंगे, और वो सारे केमिकल्स जाएंगे कहाँ पे, सॉइल में जाएंगे। जब वो सॉइल में जाएंगे तो सॉइल की क्वालिटी क्या करेंगे, वो आपका खराब करेंगे, मिट्टी की गुणवत्ता जो है उसे आपका कम किया जाएगा। तो ये भी आपका नकारात्मक प्रभाव है किसका, हरित क्रांति का। अगला क्या है, इंक्रीज द इनपुट कॉस्ट। हाँ, इनपुट कॉस्ट भी तो बढ़ेगी बेटा। पहले आप खेती कर रहे हो, आपको फर्टिलाइजर्स के लिए अलग से कुछ पैसा नहीं लगाना पड़ रहा। पहले गोबर वगैरह यूज किया करते थे फर्टिलाइजर्स के लिए, तो कोई अलग से इन्वेस्टमेंट नहीं है। पहले इंसेक्टिसाइड्स की जरूरत नहीं होती थी, कीटनाशकों की जरूरत नहीं होती थी, पेस्टिसाइड्स की जरूरत नहीं होती थी। अब जब वो सारी चीजें आप लगा रहे हो, ट्यूबवेल्स आपको अलग से लगाने पड़ेंगे, तो मतलब आप समझ रहे हो कि कॉस्टिंग जो है, इनपुट कॉस्ट जो है वो आपका वो बढ़ जाएगी एग्रीकल्चर में। तो ये वाला भी जो है वो आपका सही है। मतलब जो तीनों 1, 2 एंड 3 जो तीनों हैं वो नेगेटिव इफेक्ट हैं आपके किसके, हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन के, है ना। तो ये आपका मतलब इसमें ऑप्शन ए जो होगा 1, 2, 3 जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। वेयर डज द बे ऑफ बंगाल मॉनसून ब्रांच एंड अरेबियन सी ब्रांच जो है वो मीट करती है। ठीक है, आपका जो बे ऑफ बंगाल, अच्छा मैं यहाँ पे आपको एक वो बताता हूँ, मैप ही बनाते हैं हम लोग। ठीक है, एक छोटा सा रफ मैप बना लेते हैं हम लोग यहाँ पे इंडिया का। ये वाइट कलर से मैं दिखा रहा हूँ आपका पेनिनसुला इंडिया, पराद्वीपीय भारत दिखा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ ब्लू कलर से मैं दिखा रहा हूँ आपको मॉनसून जो आता है। ठीक है, मॉनसून एक अरबिक वर्ड है, ये हमने पढ़ा होगा जब हमने मॉनसून या क्लाइमेट वाला चैप्टर पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, तब हमने पढ़ा होगा कि मॉनसून एक अरबिक वर्ड है। मॉनसून आपका मदागास्कर, जो अफ्रीका के पास मदागास्कर आइलैंड है, उसके पास आपका हाई प्रेशर बनता है और इंडिया में लो प्रेशर बनता है, जिसकी वजह से मदागास्कर से मॉनसून जो है वो इंडिया की तरफ आता है। और जब वो विंड्स इंडिया की तरफ आते हैं तो वो इंडिया के साउथ और वेस्ट की डायरेक्शन से आते हैं। इस वजह से हम उसे क्या बोलते हैं, साउथ वेस्ट मॉनसून। अब देखो साउथ वेस्ट मॉनसून का डायरेक्शन क्या होगा सर, साउथ वेस्ट मॉनसून का डायरेक्शन जो होगा वो ये डायरेक्शन होगा। यहीं से आपका ये डायरेक्शन अब ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपके डायरेक्शंस हो जाएंगे मॉनसून के। साउथ वेस्ट मॉनसून का डायरेक्शन हो गया। अब मैं यहाँ पे एक चीज और दिखाता हूँ आपको। ठीक है, यहाँ पे चलो मैं पर्पल कलर से माउंटेन्स बना लेता हूँ। आपको पता है यहाँ पे क्या है, वेस्टर्न घाट है, यहाँ पे ईस्टर्न घाट है। ठीक है, और यहाँ पे आपका इधर हिमालय आता है, इधर हिमालय आ जाता है, इस तरीके से आपका हिमालय आ जाता है। अब देखो मॉनसून विंड्स जो होते हैं ना, वो मॉनसून विंड्स यहाँ वेस्टर्न घाट से टकराएंगे, टकराने के बाद क्या होंगे, यहाँ से रेज करेंगे, यहाँ पे बारिश करवा देंगे, ये पूरे एरिया में आपकी बारिश हो जाएगी। और इसके इधर आपका लीवर्ड साइड जो होगी वहां पे बारिश जो है वो नहीं होगी, उस तरफ आपका सूखा होगा। तो ये वाली पूरी ब्रांच क्योंकि अरबियन सी में है, उसे हम बोलते हैं आपका अरबियन सी ब्रांच, अरब सागर शाखा। इधर से जो ब्रांच है ये यहाँ हिमालय से टकराएगी, ये ब्रांच हिमालय से टकराएगी, हिमालय से टकरा के वो किधर जाएगी, इस तरफ को बैंड हो जाएगी, इस तरफ को मुड़ जाएगी। जब इस तरफ को मुड़ जाएगी, ये ब्रांच क्या है, बे ऑफ बंगाल से आ रही है। तो ये बे ऑफ बंगाल बंगाल की खाड़ी वाली शाखा है, ये अरब सागर की शाखा है। यहाँ पे है आपके अरावली, अरावली के पैरेलल आपकी चलेगी ये वाली ब्रांच, अरावली के पैरेलल चलेगी,
यहाँ टकराएगी किससे? हिमालय से। यहाँ हिमालय से टकराएगी और यहाँ से ये वाली ब्रांच आ रही होगी, है ना, ये दोनों ब्रांच आ रही हैं, इधर से ये आ रही है बे ऑफ बंगाल वाली, इधर ये हिमालय से टकराने के बाद ये जो ब्रांच है अरब सागर वाली ब्रांच, ये इधर बैंड हो जा रही है। तो ये जो मेनली जिस रीजन में मिलेगी, जो रीजन में ये आपका मीट करेंगी, वो रीजन आपका कौन सा है बेटा? वो रीजन है आपका मेनली यूपी वाला रीजन, और वो भी यूपी में भी कौन सा? वेस्टर्न यूपी वाला रीजन। या कुछ एरिया आपका हरियाणा का होगा, कुछ एरिया आपका कह सकते हो कि उत्तराखंड का कुछ छोटा मोटा एरिया होगा, नहीं तो मेजर एरिया क्या है आपका? मेजर एरिया है आपका यूपी का वेस्टर्न रीजन। तो यहां पे देखो आपको क्या दे रखा है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ गंगा प्लेन्स। जो आपका गंगा प्लेन्स है, ये गंगा है ना, यहां से गंगा ओरिजिनेट होती है, तो गंगा का नॉर्थ की और वेस्ट की तरफ का जो पार्ट है वो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है गंगा प्लेन का, जहां पे आपका अरेबियन सी और जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच है वो मीट करती हैं। ठीक है, तो चलो ये चीज समझ में आई आपको। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ गंगा प्लेन्स जो होगा वो आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन, द पार्शियल मोल्टन अपर मेंटल, है ना, मटेरियल कॉल्ड डैश is mechanically vulnerable layer beneath the lithosphere characterized by the low seismic wave velocity and high attenuation, है ना, attenuation। अब देखो यहाँ पे आपसे एक सिंपल पूछ रहा है, आपने अर्थ का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा सर, हमने अर्थ की लेयर पढ़ी थी 3, क्रस्ट, मेंटल, कोर, है ना। और जब हम क्रस्ट मेंटल कोर पढ़ रहे थे तब वहाँ पे एक और क्लासिफिकेशन है जिसके अकॉर्डिंग लिथोस्फियर, क्रस्ट और जो आपके मेंटल का कुछ आपका 100 to 200 किलोमीटर का जो हिस्सा होता है वो मिला के जो बिल्कुल सॉलिड लेयर होती है उसे हम क्या बोलते हैं? आपका लिथोस्फियर। और लिथोस्फियर एक जेली टाइप की लेयर, सेमी लिक्विड लेयर, जेली में बोल दूं, सेमी लिक्विड बोल दूं, उस लेयर के ऊपर आपका लिथोस्फियर जो है वो फ्लोट करता है। इसी की वजह से शायद आपको पता हो कि जो प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटीज होती हैं, प्लेट का जो मूवमेंट होता है वो इसी वजह से होता है, वो सेमी लिक्विड लेयर की वजह से। आपसे वही सेमी लिक्विड लेयर जो है उसका नाम पूछा है, ठीक है, जिसमें मॉल्टन मेटल्स रहते हैं, जहां से मॉल्टन मेटल्स आपके मैग्मा के फॉर्म में कन्वर्ट होकर वॉल्केनिक इरप्शंस में आता है। वॉल्केनो फटते हैं ना, धूमकेतु फटते हैं, तो वो जो मैग्मा आता है वो कहां से आता है? इसी लेयर से आता है। और इस लेयर को हम क्या बोलते हैं? एस्थेनोस्फियर। इस लेयर को हम क्या बोलते हैं? एस्थेनोस्फियर हम इसे बोलते हैं, है ना। इस लेयर को हम एस्थेनोस्फियर बोलते हैं या दुर्बलता मंडल बोला जाता है इस लेयर को, ठीक है। तो मतलब ऑप्शन सी जो होगा एस्थेनोस्फियर वो इसका सही आंसर होगा। और एस्थेनोस्फियर मेंटल का पार्ट है, मेंटल का ऊपर का जो 400 किलोमीटर का जो हिस्सा है वो आपके एस्थेनोस्फियर में आता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, तिला, सेती, बेरी, है ना, ये सहायक नदियां हैं, ये ट्रिब्यूटरीज हैं। अब देखो आपसे बड़े रिवर्स से क्वेश्चन कम पूछ रहा है, छोटे छोटे जो रिवर्स हैं, है ना, उनके ट्रिब्यूटरीज ज्यादा पूछ रहा है, उनकी सहायक नदियों के बारे में एसएससी ने पूछा है। तो ज्योग्राफी से जो आपके क्वेश्चंस का ट्रेंड हो सकता है वो आपको क्या करना है? आपको सहायक नदियां याद करनी है, आपको ट्रिब्यूटरीज पे थोड़ा सा जोर देना है, याद करने की कोशिश करनी है, क्योंकि वहां से एसएससी क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आपसे पूछ रहा है कि तिला, सेती, बेरी जो है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है, कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं आपका? तिला, सेती या बेरी। तो बेटा आपने गंगा रिवर सिस्टम पढ़ा होगा, गंगा प्रवाह तंत्र पढ़ा होगा, उसी की गंगा की सहायक नदी है घग्गर, गंगा की सहायक नदी है घग्गर, और घग्गर की सहायक नदी है तिला, सेती और बेरी। तो मतलब यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, What type of vegetation is found in plateau of Meghalaya, सह्याद्री, सेंट्रल एंड सदर्न आइलैंड ऑफ निकोबार आइलैंड? ठीक है, पूछ रहा है कि आपने किस प्रकार के वन या वनस्पतियां जो हैं वो मिलती हैं आपको नॉर्थ ईस्ट की तरफ। नॉर्थ ईस्ट में भी इन्होंने दे रखा है किधर? मेघालय प्लेट्यू, मेघालय में बारिश ज्यादा होगी। इधर अंडमान निकोबार में निकोबार दे रखा है ना, तो निकोबार में बारिश जो है वो ज्यादा होगी। उधर सह्याद्री दे रखा है। अब देखो ये तीनों एरियाज में आपको बताता हूँ, ठीक है। दोबारा से मैं आपका एक मैप बनाता हूँ, मैप को वो समझने की कोशिश करना। ये पेनिनसुला इंडिया का मैंने मैप बनाया, ये पेनिनसुला इंडिया है, यहाँ पे आपका अंडमान निकोबार है, इस तरफ आपका मेघालय प्लेट्यू है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने दोबारा से इस पे माउंटेन्स बना देता हूँ, इस बार मैं पिंक कलर से। यहाँ वेस्टर्न घाट है, यहाँ पे ईस्टर्न घाट आता है, ईस्टर्न घाट मिलके यहाँ पे मिल जाता है, और यहाँ पे आपका हिमालयाज इस तरीके से हिमालयाज होता है आपका, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने अभी मानसून बताया था ना, मानसून यहाँ से आएगा,
जब मानसून यहाँ से आएगा तो यहाँ पे तो बहुत सारी बारिश करवाएगा, क्योंकि माउंटेन होगा। माउंटेन होने की वजह से ओरियोग्राफिक पर्वतीय वर्षा जो होती है वो इसकी वजह से यहाँ पे ज्यादा बारिश हो जाएगी और यहाँ पे बारिश ना के बराबर होगी। ज्यादा बारिश होगी, ज्यादा पानी धूप मिलेगी, क्योंकि ये ट्रॉपिकल जोन है, ये पूरा ट्रॉपिकल जोन में आता है। तो ट्रॉपिक में जब आता है ज्यादा पानी, ज्यादा बारिश, ज्यादा धूप, तो पेड़ जो होंगे वो ज्यादा अच्छे होंगे, ज्यादा ग्रीन फॉरेस्ट होंगे। तो यहाँ पे ऐसी जगह पे जो पेड़ मिलते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, सदाबहार वन। ऐसे ही आपको पता है मेघालय तो पॉपुलर ही है, बारिश सबसे ज्यादा कहाँ होती है, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बारिश जो होती है वो मेघालय में होती है। आपका मौसम राम हो गया, चेरापूंजी हो गया, 1180 सेंटीमीटर की बारिश होती है। तो मेघालय की तरफ भी ज्यादा बारिश, मतलब एवरग्रीन फॉरेस्ट है ना। और अंडमान निकोबार में भी आपका ज्यादा बारिश होती है, तो क्या होता है, एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, सदाबहार वन जो है वो पाए जाते हैं। अब देखो यहाँ पे कौन से हैं, यहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट सिर्फ एक ही में दे रखा है, सेमी एवरग्रीन वेजिटेशन, ठीक है। तो मतलब ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम आपका देखते हैं। कलासम इज अ डांस सीक्वेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांस। अच्छा, ये क्वेश्चन आपका ज्योग्राफी से अलग, आउट ऑफ द वो ज्योग्राफी आ गया है, कोई बात नहीं, ये हम देख लेते हैं। बेटा ये जो पार्ट है ना, ये आपका पार्ट है कथकली का, है ना। ये जो पार्ट है कलासम जो है कथकली जो आपका डांस फॉर्म होता है उसका पार्ट है आपका कलासम, है ना। केरल की तरफ होता है आपका कथकली, कुचिपुड़ी जो होता है वो आपका आंध्र प्रदेश की तरफ होता है, भरतनाट्यम जो होता है वो आपका तमिलनाडु की तरफ, और कथक जो होता है वो आपका यूपी की तरफ, या यूपी और नॉर्थ इंडिया के आसपास वाले रीजन्स में होता है, ठीक है। मणिपुर की तरफ होता है, ये हम देख चुके हैं। चलो, तो यहाँ पे कलासम जो है वो आपका डांस फॉर्म है किसका, कथकली का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं। What is the name of the branch of river Godavari that joins Bay of Bengal flowing through the Yanam, है ना, यनम एनक्लेव ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ पांडिचेरी, ठीक है। चलो अब यहाँ पे मैं आपको दो तीन चीजें बताता हूँ, वो चीज याद रखना। पहली चीज, आपसे अगर पूछा जाए सर पांडिचेरी कितने स्टेट्स के बॉर्डर को शेयर करता है ना, पांडिचेरी कितने स्टेट्स के साथ बॉर्डर शेयर करता है, पांडिचेरी कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, आंसर होगा बेटा 3, है ना। पांडिचेरी 3 स्टेट्स के साथ आपका बॉर्डर शेयर करता है। वो 3 स्टेट्स कौन से हैं सर, वो हैं आंध्र प्रदेश, दूसरा है तमिलनाडु, और तीसरा है आपका केरला। सर पांडिचेरी 3 स्टेट्स के साथ बॉर्डर कैसे शेयर करता है, बेटा पांडिचेरी 4 छोटे छोटे टेरिटरीज हैं जिन्हें मिलाकर हम पांडिचेरी बोलते हैं। केरल में जो टेरिटरी है वो है माहे, केरल में जो पांडिचेरी की टेरिटरी है वो है माहे, ठीक है। और आपका तमिलनाडु में है पांडिचेरी और कराईकल और पुदुचेरी या पांडिचेरी, और यनम जो है वो आपका कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। तो ये 4 टेरिटरीज हैं जिन्हें मिलाकर हम क्या बोलते हैं, पांडिचेरी बोलते हैं, ठीक है। चलो अब यहाँ पे आपसे क्या पूछा, पांडिचेरी जो है वो आपका, पांडिचेरी का जो पार्ट है यनम, अब यनम जो है वो आपका कौन से रिवर बैंक पे है, कौन सी नदी जो है वो यनम से होकर बहती है, बस यही आपसे पूछा है। और यनम से होकर बहेगी क्योंकि आंध्र प्रदेश में है, तो वो नदी आपकी कहाँ पे जाके खत्म होगी, बे ऑफ बंगाल में खत्म होगी, ठीक है। तो ये जो नदी है वो नदी है आपका गौतमी, वो नदी का नाम क्या है आपका, गौतमी नदी, ठीक है। तो याद रखेंगे ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर होगा। याद रखना पांडिचेरी 3 स्टेट्स के साथ बॉर्डर शेयर करता है, तीनों स्टेट्स के मैंने नाम बता दिए, 4 पार्ट हैं जिन्हें मिलाकर हम पांडिचेरी बोलते हैं। और ये जो माहे है ना, माहे ये आपका इंडिया का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है ना, स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया पूछा जाए तो आंसर क्या होता है, माहे होता है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो गोमती जो है वो गौतमी है ना, गोमती नहीं गौतमी जो है वो इसका सही आंसर होगा। Why do most part of the India receive rainfall from June to September, है ना। बोला है कि इंडिया में ज्यादातर जो बारिश होती है वो जून से सितंबर तक क्यों होती है। बेटा इंडिया में जून से पहले, मई जो जून का टाइम होता है वो गर्मी होती है, बहुत गर्मी होती है, और जब भी गर्मी होगी तो हवा गर्म होगी, गर्म हवा ऊपर की तरफ फ्लोट करती है, गर्म हवा ऊपर की तरफ उठती है, हमने देखा है। इसी वजह से जितने भी घर में आपके वेंटिलेटर्स होते हैं, है ना, रोशनदान जो होते हैं वो कहाँ लगे हुए होते हैं, ऊपर, ताकि गर्म हवा आपका बाहर निकलती हुई जाए,
ठीक है। तो यहाँ पे गर्म हवा ऊपर उठेगी, जब गर्म हवा ऊपर उठेगी तो नीचे जो जमीन होगी वहां पे गैप बन जाएगा, और वो जो गैप या वैकेंसी क्रिएट होगी वो आपका लो प्रेशर जोन बनता है। और लो प्रेशर में अफ्रीका की तरफ से हाई प्रेशर से आपका हवाएं आना शुरू होती हैं, और वही हवा जब आपका अरेबियन सी से इंडियन ओशन से पास होते हुए आती हैं तो वो इंडिया में बारिश करवाती हैं, वो मॉनसून करवाती हैं, है ना। तो यही रीजन है कि इंडिया में जो मॉनसून होता है, ज्यादा बारिश जो होती है वो उस मॉनसून की वजह से होती है। और अभी हमने एक दो क्वेश्चन पहले देखा था कि मॉनसून का डायरेक्शन जो कि होता है वो क्या होता है आपका साउथ वेस्ट मॉनसून। तो आपसे बोल रहा है कि इंडिया जो जून और सितंबर में ज्यादा रेनफॉल रिसीव करता है वो किसकी वजह से करता है? सर वो करता है आपका साउथ वेस्ट मॉनसून की वजह से, दक्षिण पश्चिमीय मॉनसून के कारण इंडिया में ज्यादा बारिश जो है वो होती है ना। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी? इनमें से कौन सी गोदावरी की सहायक नदी नहीं है? अब देखो बार बार मैंने आपको क्या बोला कि आपसे सहायक नदियां पूछी जा रही हैं, सहायक नदियां बार बार पूछ रहे हैं, बड़ी नदियों की सहायक नदियां पूछ रहे हैं, छोटी नदियों की सहायक नदियां पूछ रहे हैं, ठीक है। गोदावरी की एक सहायक नदी मंजरा है, ठीक है। मंजरा इंपॉर्टेंट नदी है, ये तेलंगाना से होके बहती है, और तेलंगाना में भी जो आपका हैदराबाद है वो मंजरा नदी के तट पर है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है मंजरा। लेकिन अब यहाँ पे देखो माहे रिवर जो है, माहे रिवर आपने देखा होगा ये सर राजस्थान और गुजरात की तरफ होती है। माहे रिवर जो है वो, माहे रिवर का इंपॉर्टेंस क्या है कि सर ये कर्क रेखा को, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार क्रॉस करती है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो पास करता है गुजरात से, राजस्थान से। तो माहे रिवर जो है वो राजस्थान और गुजरात की तरफ है। और गोदावरी नदी ओरिजिनेट कहाँ से होती है? गोदावरी नदी महाराष्ट्र में त्र्यंबकेश्वर जो है वहां से शुरू होती है। तो ये आपकी गोदावरी नदी जो है सदर्न इंडिया का पार्ट है, पेनिनसुला इंडिया का पार्ट है, और माहे नदी जो है वो आपका नॉर्थ इंडिया का पार्ट है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है माहे जो है वो ट्रिब्यूटरी नहीं होगी, सहायक नदी नहीं होगी किसकी? गोदावरी की, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है, माहे इज नॉट ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी। अगला, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर लिंक विच ऑफ द 2 मेजर सिटीज? ठीक है, इंडिया में 2 बड़े रोड हैं, है ना, इंडिया में 2 बड़े रोड हैं। एक जाता है आपका साउथ से नॉर्थ की तरफ, है ना, जिसे हम क्या बोलते हैं नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। एक जाता है आपका ईस्ट से वेस्ट की तरफ, इसे हम क्या बोलते हैं ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, है ना। तो आपका ये 2 बड़े रोड हैं, ठीक है, तो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। तो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो है, ठीक है, अब देखो नॉर्थ और साउथ जो है वो आपका शुरू होता है श्रीनगर से, श्रीनगर से कन्याकुमारी, श्रीनगर से कन्याकुमारी। और जो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर शुरू होता है वो सिलचर से पोरबंदर, वो सिलचर से पोरबंदर तक जाता है। और ये जो नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट जहां पर मिलते हैं, मतलब ये जो क्रॉस सेक्शन पॉइंट है, जंक्शन पॉइंट है, ये क्या है आपका झांसी। ये जहां मिलते हैं उस जगह का नाम क्या है आपका झांसी, ठीक है। तो ये पॉइंट्स हम याद रखेंगे। आपसे नॉर्थ और साउथ कॉरिडोर पूछा है तो आंसर क्या होगा श्रीनगर से कन्याकुमारी, मतलब ऑप्शन डी जो होगा वो सही आंसर होगा। ईस्ट वेस्ट पूछ लेता तो आप क्या बोलते थे सिलचर से पोरबंदर तक, ठीक है। मैटिंग पॉइंट पूछ लेता कि दोनों कहाँ पे मिलते हैं, दोनों का क्रॉस सेक्शन पॉइंट क्या है, तो आंसर क्या होता आपका झांसी होता, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक चीज मुझे कमेंट करके बताना कि ये जो हमने नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर बताए थे, इनमें से बड़ा कॉरिडोर कौन सा है, इनमें सबसे लंबा कॉरिडोर कौन सा है? भारत का सबसे लंबा रोड या जो आपका वो है हाईवे रोड जो है वो कौन सा है? कमेंट करके बताना, आपको मालूम पड़ जाएगा कि या तो नॉर्थ साउथ है या ईस्ट वेस्ट है। कंफ्यूजन मैं छोड़ रहा हूं, मैं चाहता हूं आप इसे सर्च करो, क्योंकि नेट पे इससे रिलेटेड आपका जो डाटा दे रखा है वो गलत दे रखा है, और NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो डाटा है वो इसमें चेंज है। तो ये क्रॉस चेक करना, आपको चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन क्या है? ऑप्शन डी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं, जायद क्रॉप, है ना, इंडिया में इसमें से कौन सी फसल है जो जायद क्रॉप में आती है, ठीक है। अब चलो हम कुछ चीजें हमें पता होगा, हमें क्या पता है खरीफ क्रॉप, है ना, एक मिनट, हमें पता है खरीफ। खरीफ कब से शुरू होता है? तो जून जुलाई के आसपास से शुरू हो जाता है,
सितंबर अक्टूबर तक जाता है आपका खरीफ क्रॉप। ठीक है, देखो खरीफ क्रॉप रक्षाबंधन के बाद से शुरू होगा और दिवाली पे कट जाएगा। सितंबर अक्टूबर में दिवाली होती है, वो कट जाता है ना। उसके बाद होता है राबी क्रॉप। राबी क्रॉप दिवाली के बाद बोया जाता है, दिवाली के आसपास बोया जाता है और होली के आसपास काटा जाता है। तो ये कह सकते हो आपका अक्टूबर नवंबर से शुरू होगा और मार्च के आसपास तक चलेगा। इसे मैं अक्टूबर भी लिख देता हूँ यहाँ पे, है ना। और जब उसके बाद हमारे पहले जो सीजन्स हुआ करते थे उसमें हम आपका ये जो अप्रैल मई जून वाला जो सीजन है ना, इसे खाली छोड़ दिया करते थे, है ना, ताकि जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो रीगेन हो जाए। बट अब हमारे पास फर्टिलाइजर्स वगैरह भी होते हैं, है ना, पेस्टिसाइड आपका इंसेक्टिसाइड है, ट्यूबवेल्स वगैरह हैं, तो हम उसे भी यूज कर लेते हैं। तो वो जो सीजन था वो क्या था आपका, जायद क्रॉप। ये कब था आपका, कह सकते हो अप्रैल के आसपास से जून तक का जो टाइम पीरियड था वो था आपका जायद क्रॉप का। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ही एक चीज समझना, ये जो आपका सीजन होता है वो बहुत गर्मी वाला सीजन होता है। और बहुत गर्मी जब होती है तो गर्मी या पानी के एवेपोरेशन को रोकने के लिए जो आपके प्लांट्स होते हैं, जो आपके फ्रूट्स होते हैं, वो अपने एक लेयर बनाने लगते हैं, है ना। तो वाटर रिच होने की कोशिश करते हैं वो आपके प्लांट या फ्रूट्स वगैरह जो होते हैं। तो आपने देखा भी होगा कि जब भी आपका ये गर्मी वाला सीजन आता है आपको मार्केट में खरबूजा, तरबूजा, ककड़ी का आपका जो वो है खीरा वगैरह ऐसी चीजें आपको मिलना शुरू हो जाती हैं, है ना। तो कुकम्बर हो गया, है ना, या इसके अलावा मेलन्स हो गए, वाटरमेलन्स हो गए, ये सारी चीजें आपको मिलने लगती हैं। वो सारी किस में आती हैं, जायद क्रॉप में। रबी क्रॉप में क्या आता है सर, वीट आता है, गेहूं रबी क्रॉप में आता है। खरीफ क्रॉप में क्या आता है सर, चावल आता है, धान खरीफ क्रॉप में आता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, कुकम्बर दिख रहा है, खीरा दिख रहा है ना। तो खीरा किसका पार्ट है आपका सर, खीरा जो एग्जाम्पल है वो जायद क्रॉप का है। और आपसे यही पूछा था कि जायद क्रॉप का इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है ना। तो ये कॉमनली लोग छोड़ दिया करते थे, बेटा यहाँ से भी एसएससी ने क्वेश्चंस पूछना शुरू कर दिए हैं। ठीक है, तो कुकम्बर जो है ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर होगा, है ना, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला देखते हैं, द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया, है ना, भारत की मीठे पानी की, ताजे पानी की जो सबसे बड़ी झील है भारत की, इंडिया की पूछा है। इंडिया की ताजे पानी की जो सबसे बड़ी झील है ना वो वुलर लेक है, फ्रेश वाटर। ताजे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील वुलर लेक। सर वुलर लेक है कहाँ पे, सर वुलर लेक जो है वो कश्मीर में सिचुएटेड है, पीर पांजल पहाड़ हैं, पीर पांजल रेंज के पास सिचुएटेड है आपका वुलर लेक कश्मीर में। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी झील पूछा जाए तो चिल्का लेक, है ना, बिगेस्ट बिगेस्ट लेक ऑफ इंडिया। भारत की सबसे बड़ी झील क्या है आपका, चिल्का लेक है, जो भारत की सबसे बड़ी झील है। खारे पानी की है ये, ताजे पानी की नहीं है। ताजे पानी की क्या है आपका वुलर लेक। ठीक है, भारत की सबसे लंबी झील, लॉन्गेस्ट झील, भारत की सबसे लंबी झील जो है, लॉन्गेस्ट जो है वो आपका वेबनाड है ना, वेबनाड करके जो है वो आपका केरल में है, वो लॉन्गेस्ट है। चिल्का लेक कहाँ है सर, चिल्का लेक जो है वो आपका उड़ीसा में है, पुरी टेम्पल के पास है। और वेबनाड जो है वो आपका केरल में है। जो लॉन्गेस्ट है आपका वुलर जो है वो फ्रेश वाटर है। ठीक है, अब यहाँ पे दो चीजें मैं आपको और बता रहा हूँ, याद रखना। ये तो इंडिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक हो गई। वर्ल्ड की अगर पूछा जाए, दुनिया की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील जो है ना, वो अगर आपसे पूछा जाए तो आंसर क्या होता है सर, आंसर होता है लेक सुपीरियर, लेक सुपीरियर। लेक सुपीरियर जो है वो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है वर्ल्ड की। ठीक है, और वर्ल्ड की सबसे बड़ी झील पूछा जाए तो कैस्पियन सी, कैस्पियन सागर, ये दुनिया की सबसे बड़ी झील है, खारे पानी की झील है। ठीक है, और सुपीरियर क्या है, अमेरिका में है, जो ताजे पानी की दुनिया की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, तो ये डाटा हम याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आपके बनने के चांसेस होते हैं, तो ये पूरा डाटा हम याद रखेंगे। हमसे यहाँ पे फ्रेश वाटर लेक पूछा है, आंसर क्या होगा आपका वुलर लेक, ऑप्शन सी सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच वाटर बॉडी सेपरेट अंडमान इन द नॉर्थ एंड निकोबार इन द साउथ। अंडमान और निकोबार को इनमें से कौन सी आपकी वाटर बॉडी डिवाइड करती है। ठीक है,
चलो, तो यहाँ पे हम याद रखते हैं कि अंडमान और निकोबार को डिवाइड करता है 10 डिग्री चैनल। ठीक है, 10 डिग्री चैनल जो है वो अंडमान को निकोबार से डिवाइड करता है। ठीक है, कुछ मैं और भी बता देता हूँ। जैसे अंडमान को लिटिल अंडमान से जो डिवाइड करता है, या साउथ अंडमान को लिटिल अंडमान से जो डिवाइड करता है, वो डंकन पैसेज है। और डंकन पैसेज जो है वो इंडिया और चाइना का, इंडिया जापान के ट्रेड के लिए जो सबसे ज़्यादा वाटर बॉडी यूज होती है वो डंकन पैसेज है। ठीक है, चलो 11 डिग्री चैनल, 11 डिग्री चैनल आपका लक्षद्वीप की तरफ है। लक्षद्वीप के जो आपका अमेंदीवी आइलैंड्स हैं और कैनोर आइलैंड्स हैं उनको डिवाइड करता है 11 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल जो है वो मिनी कॉय को क्या आपके जो कैनोर ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं उसे डिवाइड करता है। मतलब 11 और 9 डिग्री आपको लक्षद्वीप में मिलते हैं और 10 डिग्री आपको अंडमान में मिलता है। 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल इंडिया को मालदीव से अलग करता है, या लक्षद्वीप को मालदीव से जो अलग करता है वो कौन करता है, आपका 8 डिग्री चैनल। तो ये सारे ही चैनल्स जो हैं वो आप याद रखना। साथ में मैंने आपको एक डंकन पैसेज और बताया, वो डंकन पैसेज भी याद रखना कि लिटिल अंडमान को साउथ अंडमान से डिवाइड करता है डंकन पैसेज। ठीक है, बाकी और भी बहुत सारे हैं बट हम यहाँ पे इतना ही याद रखेंगे। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन डी 10 डिग्री चैनल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं। द सेक्स रेशियो इन द वेरियस स्टेट्स ऑफ द यूनियन टेरिटरीज इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट द women इन द कंट्री, है ना। गिवन बिलो आर द स्टैटिस्टिक्स एज पर द सेंसस 2011। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग ये आपको डाटा दे रखा है, स्टेट्स के नाम दे रखे हैं और यहाँ पे सेक्स रेशियो दे रखा है। तो आपको मैच करना है कि कौन से स्टेट का सेक्स रेशियो जो है वो कितना है। तो अगर स्टेट्स की मैं बात करूं तो स्टेट्स में सबसे ज्यादा जो सेक्स रेशियो था वो केरला का था। सर केरला का सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो मतलब कितना सेक्स रेशियो था केरला का, सर केरला का था 1084, 1084, है ना। ये केरला का सेक्स रेशियो था सबसे ज्यादा। यूनियन टेरिटरीज में अगर बात करी जाए तो सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो जो था वो किसका था, सर वो था पौंडीचेरी का 1037, है ना, पौंडीचेरी का यूनियन टेरिटरीज में। अगर बात करी जाए आपका स्टेट्स में सबसे कम सेक्स रेशियो, है ना, राज्यों में सबसे कम आपका लिंग अनुपात, तो वो हरियाणा का था। सर कितना था, वो था आपका 879, है ना, हरियाणा का 879 था। तो अपने आप ही दिल्ली का क्या बचा, 868 बचा। तो ये तो मैच हो गया, है ना। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए सर केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरीज में किसका सेक्स रेशियो सबसे कम था, तो बेटा याद रखना दमन दीव का सबसे कम सेक्स रेशियो था यूनियन टेरिटरीज में। ऑलमोस्ट आपका 620 के अराउंड उसका सेक्स रेशियो था। तो ओवरऑल में जो सबसे कम सेक्स रेशियो था यूनियन टेरिटरीज में वो दादरा नगर हवेली दमन दीव का, ओवरऑल में भी किसका सबसे कम, दमन दीव का। ठीक है, स्टेट्स में सबसे कम किसका था, हरियाणा का 879 था आपका। ठीक है, तो यहां पे क्या हो गया, फर्स्ट का बी, सेकंड का ए, थर्ड का डी और फोर्थ का सी। तो फर्स्ट का बी, सेकंड का ए, थर्ड का डी और फोर्थ का सी, मतलब जो सी वाला ऑप्शन है वो सही आंसर हो गया, है ना। सी वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ पे सही आंसर होगा। एक बार आप मैच भी कर लेना, तो ऑप्शन सी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नर्मदा रिवर बोल रहे हैं, नर्मदा नदी का ओरिजिन कहाँ से होता है ना। नर्मदा नदी आपकी कहाँ से आपका शुरू होती है, उद्गम कहाँ से होता है। तो बेटा याद रखना मध्य प्रदेश में जो विंध्याचल और सतपुरा है, सतपुरा पहाड़ियों में एक चोटी है, सतपुरा रेंज का एक पार्ट है जिसका नाम क्या है आपका, अमरकंटक। अमरकंटक से 3 नदियां निकलती हैं। अमरकंटक से एक नदी निकलती है नर्मदा, दूसरी नदी निकलती है सोन और तीसरी नदी निकलती है आपकी क्या, तापी। तो ये 3 नदी आपकी अमरकंटक से निकलती हैं। तो यहाँ पे नर्मदा नदी का ओरिजिन कहाँ से होता है, सर अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। व्हाट इज द परसेंटेज शेयर ऑफ एग्रीकल्चर वर्कर्स एज पर द 2011 सेंसस। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कृषि जो है, कृषि का जो आपका वो हिस्सा है, मतलब कितनी जनसंख्या आपकी जो है वो कृषि पर निर्भर है, कृषि पर निर्भर कितनी % जनसंख्या है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो बेटा याद रखना ऑलमोस्ट 50%, एक रफ डाटा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर आपसे एग्जैक्टली पूछा जाए तो 54.6% पॉपुलेशन, 54.6% पॉपुलेशन जो है वो कृषि पर निर्भर है, वो एग्रीकल्चर वर्कर्स में आती है आपका। तो ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे सही आंसर होगा। ये 2011 का डाटा है
है ना। लेकिन 2000 अगर बात करी जाए अभी की 2024 के आसपास, तो ये डाटा आपका लगभग 47-48% तक आपका ये आ गया है। लेकिन वहां पे 2011 पूछा था तो आंसर क्या था, 54। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा जो आपका स्टेटमेंट है, हाँ, कौन सा जो रिवर और उसका ओरिजिन जो है, उद्गम जो है वो गलत है। ठीक है, तो आपको रिवर दे रखे हैं, उनके ओरिजिन्स दे रखे हैं। चलो, पहला आपने देखा सतलज रिवर, ठीक है, सतलज रिवर, और यहाँ पे उसका उद्गम या ओरिजिन क्या दे रखा है, डल लेक। बेटा सतलज जो है वो आपका पंजाब की तरफ रहती है, हरियाणा की तरफ, पंजाब की तरफ रहती है, वो आपका हिमाचल प्रदेश की तरफ रहती है। सतलज ओरिजिनेट होती है आपकी कहाँ से, कैलाश मानसरोवर से। कैलाश मानसरोवर से सतलज नदी का उद्गम होता है, और ये हिमालय में, वो हिमाचल प्रदेश में, भारत में जो एंटर करती है वो हिमाचल प्रदेश से करती है। ठीक है, सिपकीला पास है, सिपकीला दर्रा है जहाँ से सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, तो ये डल लेक से ओरिजिनेट नहीं होती। आपसे इनकरेक्ट वाला पूछा था, पहला वाला ही आपका इनकरेक्ट है ना। सतलज डल लेक से ना होके कहाँ से होती है, कैलाश मानसरोवर से। वैसे तो बाकी देखने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी देख लेते हैं। गंगा का ओरिजिन कहाँ होता है, गंगोत्री ग्लेशियर से होता है, सबको पता है, गंगोत्री हिमनद से होता है। महानदी का कहाँ होता है, सिहावा हिल से होता है, सिहावा पर्वत से होता है। और गोदावरी कहाँ से होती है, त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र से गोदावरी नदी का उद्गम होता है। ठीक है, चलो, तो ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। अगला देखते हैं, इन विच पार्ट ऑफ द हिमालयाज डज द हाईएस्ट माउंटेन पीक कंचनजुंगा लाइज। है ना, आपने देखा होगा कि कंचनजुंगा जो है हिमालय के कौन से पार्ट में आती है। अब देखो, आपको पता होगा कि हिमालय की भारत में सबसे ऊंची चोटी कंचनजुंगा, है ना, 8597 मीटर है ना। अगर मीटर्स में हाइट पूछी जाए तो 8597, 8597 मीटर है इसकी ऊंचाई। जो हिमालय की भारत में सबसे ऊंची चोटी है, कौन से राज्य में आती है सर, सिक्किम राज्य में आती है। ओवरऑल भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए तो हम केटू बोलते हैं, केटू काराकोरम, जिसे गॉडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं, 8611 मीटर है। तो सर क्या गॉडविन ऑस्टिन या केटू हिमालय का पार्ट नहीं है? नहीं बेटा, वो हिमालय का पार्ट नहीं है, वो ट्रांस हिमालयास का पार्ट है। ठीक है, तो याद रखना, हिमालय की भारत में सबसे ऊंची चोटी कंचनजुंगा। कंचनजुंगा कौन से राज्य में है, सिक्किम राज्य में है। तो देखो यहाँ पे देख रखा है सिक्किम, यहाँ पे सिक्किम एक ही उसमें दे रखा है, तो सिक्किम और दार्जिलिंग, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम आपका देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट इज नॉट सिचुएटेड ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। अब देखो, आपको नॉर्मली पोर्ट ही पूछे हैं आपसे, और पोर्ट को क्या पूछा है कि कौन सा पोर्ट ईस्टर्न कोस्ट पे है, कौन सा पोर्ट वेस्टर्न कोस्ट पे है ना, कौन सा पूर्वी तट और कौन सा पश्चिमी तट पे है। आपसे बोला है नॉट सिचुएटेड ऑन वेस्ट कोस्ट, कौन सा जो है वो पश्चिमी तट पर नहीं है। चलो, आपको पता है कांडला पोर्ट जो है वो गुजरात में है, गुजरात में है, तो ये किधर होगा, वेस्टर्न कोस्ट पे होगा, है ना, पश्चिमी तट पे होगा। हल्दिया पोर्ट, हल्दिया पोर्ट जो आपका कहाँ पे है, कोलकाता के पास है, वेस्ट बंगाल में है, तो ये कहाँ होगा सर, ये ईस्ट की तरफ होगा। ठीक है, अगला मंगलूर, मंगलूर कर्नाटका का पार्ट है, वेस्ट कोस्ट का पार्ट है। मार्मगांव जो है वो गोवा का पार्ट है, तो ये भी आपका वेस्ट का पार्ट है। तो यहाँ पे आपका हल्दिया जो आपका गंगा नदी में एक बना हुआ पोर्ट है, जो ईस्टर्न कोस्ट की तरफ आता है, और प्रॉपरली ईस्टर्न कोस्ट पे भी नहीं आता, वो गंगा रिवर में आता है। हल्दिया पोर्ट से इलाहाबाद तक नेशनल वाटरवे 1 है आपका, जो इंडिया का सबसे बड़ा वाटरवे है ना। तो हल्दिया जो है वो आपका ईस्टर्न कोस्ट पे है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी हल्दिया जो है वो सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है बैम्बू, है ना, एपिफाइट्स, एनी, सिमुलस, जेंटल, है ना, ये सारे जो हैं वो किस टाइप के फॉरेस्ट हैं, है ना, ये किस टाइप के आपके फॉरेस्ट हैं। अब देखो, बैम्बू जो है, बैम्बू इंडिया के सेंट्रल इंडिया में ज़्यादा मिलता है, जब आपके मध्य भारत में ज़्यादा मिलता है सेंट्रल इंडिया में। और सेंट्रल इंडिया में किस तरीके के फॉरेस्ट हैं सर, सेंट्रल इंडिया में जो फॉरेस्ट हैं वो डेसिडिवस फॉरेस्ट हैं, या तो वो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में आएंगे। अच्छा, ट्रॉपिकल में भी कौन से आएंगे, ड्राई और मॉइस्ट दोनों ही हो सकते हैं, लेकिन बैम्बू क्योंकि हरा भरा सा होता है, तो ये जो आते हैं वो मॉइस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में आते हैं, है ना। तो वो आपका उष्णकटिबंधीय वन में आता है, नम उष्णकटिबंधीय वन। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है, इंडिया में पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है। तो इंडिया की जो बेटा पॉपुलेशन डेंसिटी है ना, वो पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है आपका,
पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर। ये इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी है, भारत की जनसंख्या घनत्व है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व अगर राज्य में पूछा जाए, स्टेट में पूछा जाए, तो स्टेट है आपका अरुणाचल। राज्यों में अगर सबसे कम जनसंख्या घनत्व पूछा जाए तो कहाँ होगा? अरुणाचल में लगभग 17 लोग होते हैं 1 किलोमीटर स्क्वायर में। और भारत में ओवरऑल या केंद्र शासित प्रदेशों में पूछा जाए तो वो होता है लद्दाख, जो जहां पे लगभग 2 पॉइंट समथिंग है, 2.1 में यहां पे लिख देता हूं। लगभग जो आपका लद्दाख का है वो आपके 1 किलोमीटर स्क्वायर में लगभग 2 लोग के करीब आपके होते हैं जो लद्दाख में होते हैं। तो ओवरऑल भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ है? लद्दाख में। ठीक है। हाँ, आप मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि भारत के कौन से राज्य में है ना सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है। यूनियन टेरिटरीज में तो आपको पता है दिल्ली में ही होगा, है ना। लेकिन राज्य की अगर बात पूछी जाए तो राज्य का आप मुझे या स्टेट का मुझे बताना कि इंडिया के कौन से स्टेट में जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो सबसे ज़्यादा है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी जो है 382 वो यहाँ पे सही आंसर है, इंडिया का पॉपुलेशन डेंसिटी ओवरऑल। ठीक है, चलो अब आपसे पूछ रहा है इन इंडिया विच ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन द नेशनल हाईवे, है ना। नेशनल हाईवेज को कौन आपका मेंटेन करता है? आप नोएडा जाते हो, है ना, नोएडा में सेक्टर 62 के पास जाते हो तो वहाँ पे आपको एक अथॉरिटी का नाम दिखता है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NHAI, है ना। तो NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्या करेगी? इंडिया में हाईवेज को मेंटेन करेगी। ठीक है, तो क्या है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका सही आंसर होगा। और NHAI की वेबसाइट पे जब आप जाओगे तो वहाँ पे आपको जो इंडिया के हाईवेज हैं उनका एक PDF दे रखा है। इंडिया में 599 हाईवेज हैं नंबर्स के अकॉर्डिंग, है ना। नंबर जो है हाईवे का वो 599 तक गया है, उसमें ABCD करके कुछ हाईवे और भी ऐड होंगे, तो वो आप हाईवेज देखना। ठीक है, और उसी हाईवेज में आपको डाटा देखने को मिलेगा जहां आपको मालूम पड़ेगा कि इंडिया का लॉन्गेस्ट हाईवे कौन सा है। मैंने आपको बोला था ना कि नेट पे जो डाटा है और जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अकॉर्डिंग जो डाटा है उनमें डिफरेंस है, तो वो देखना। आप हाईवे 27 देखना और हाईवे 44 को देखना, आपको कुछ चीज़ें डिफरेंस दिखेंगी नेट में और उस आपकी रिपोर्ट में। यहाँ पे आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर होगा। चलो अब इसमें से बोल रहा है कि इसमें से कौन सा जो है वो मेघालय का पार्ट है, मेघालय के प्लेट्यू का पार्ट है, मेघालय के पठार का हिस्सा है। कुछ चीज़ें याद रखना, मेघालय जो है ना बेटा, मेघालय आपका पेनिनसुला इंडिया का पार्ट माना जाता है, पराद्वीपीय भारत का हिस्सा माना जाता है। मेघालय को पेनिनसुला इंडिया से सेपरेट जो करता है वो है आपका मालदा फॉल्ट, है ना। मालदा आपका एक फॉल्ट है, एक रिज है जो आपका मेघालय को अलग करती है पेनिनसुला इंडिया से, लेकिन मेघालय पेनिनसुला इंडिया का पार्ट माना जाता है, हिमालय का पार्ट मेघालय नहीं है। तो मेघालय प्लेट्यू में आपको 3 माउंटेन रेंज मिलते हैं। पहला रेंज है आपका गारो, दूसरा है खासी और तीसरा है जैंतिया। ये जो मैंने सीक्वेंस बताया है ना, इसी सीक्वेंस में मिलते हैं। वेस्ट की तरफ गारो, मिडिल में खासी और ईस्ट की तरफ जैंतिया। और यही खासी हिल है जिसपे आपका चेरापूंजी या मौसिन राम है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा, मेघालय का कौन पार्ट है? सर मेघालय का पार्ट है जैंतिया हिल्स। ठीक है, अनामलाई हिल्स केरल में है ना। कार्डमम हिल्स जो हैं केरल में हैं। उसके अलावा नीलगिरी हिल्स जो हैं वो केरल, कर्नाटका और तमिलनाडु तीनों में ही आते हैं। ठीक है, लेकिन आपसे क्या पूछा? मेघालय। तो मेघालय में क्या है आपका? जैंतिया हिल्स है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेक विक्टोरिया इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? ठीक है, अब लेक विक्टोरिया बेटे एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक है ना। वर्ल्ड की जो लॉन्गेस्ट रिवर है 6690 मीटर, जिसका आपका नाम क्या है? वो आपकी रिवर है नाइल रिवर। नाइल रिवर 2 पार्ट में होती है आपका, एक लेक विक्टोरिया से शुरू होती है वाइट नाइल, एक लेक ताना से शुरू होती है ब्लू नाइल। तो नाइल के 2 हिस्से शुरू होते हैं, ये आपका बाद में मर्ज हो जाती है, खार्तूम में जाके ये मर्ज हो जाती है। ये जो नाइल रिवर निकलती है कहाँ से निकलती है? लेक विक्टोरिया से निकलती है। वाइट नाइल, सफ़ेद नील नदी जो निकलती है वो आपका लेक विक्टोरिया से निकलती है। तो लेक विक्टोरिया आपका पूछ रहा है कि वो कौन कौन से, अच्छा लेक विक्टोरिया कई कंट्रीज़ के बीच में है,
है ना, 2-3 कंट्रीज के बीच में है। ठीक है, तो अब देखो अफ्रीका में है, ये तो हमें कंफर्म हो गया, तो अफ्रीका में ये वाला तो आंसर नहीं होगा, ये तो नहीं होगा। अब जाम्बिया और ये कर्नाटक, ये यहाँ पे देखते हैं। इजिप्ट जो है वो आपका बिल्कुल ऊपर की तरफ है, तो इजिप्ट से नाइल निकलती नहीं है, इजिप्ट से होकर बहती है। कायरो जो इजिप्ट की कैपिटल है उसे बोला जाता है गिफ्ट ऑफ नाइल। ठीक है, तो यहाँ पे ये इजिप्ट वाला भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब इन दोनों में से बचा आपका, यहाँ पे जो नाइल रिवर है वो तंजानिया, युगांडा और केनिया जो है इनके बॉर्डर पे है आपका नाइल रिवर। ठीक है, इथोपिया में आपका नाइल रिवर जो है फ्लोट नहीं करेगी। ठीक है, तो जो आपका लेक विक्टोरिया है वो आपका कहाँ पर सिचुएटेड है, आपका तंजानिया, युगांडा और केनिया। ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हिल इज पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट, इनमें से कौन सी पहाड़ी है जो पश्चिमी घाट का हिस्सा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने बताया था गारो खासी जयंतिया किसका पार्ट है, सर मेघालय का पार्ट है, मेघालय प्लेट्यू का पार्ट है, वेस्टर्न घाट का पार्ट नहीं है। तो वेस्टर्न घाट का पार्ट एक ही बचा, अनामलाई हिल्स। अनामलाई हिल्स जो आपके केरल की तरफ है। ठीक है, और अनामलाई हिल्स का ही पार्ट एक चोटी है जो अनामलाई हिल्स में आती है, जिसका नाम क्या है आपका, अनईमुड़ी, है ना। और अनईमुड़ी आपका 2697 मीटर जो हाईएस्ट पीक है साउथ इंडिया की, या वेस्टर्न घाट की या साउथ इंडिया की जो हाईएस्ट पीक है वो अनईमुड़ी है, जो किसका पार्ट है, अनामलाई हिल्स का। ठीक है, तो वेस्टर्न घाट का हिस्सा यहाँ पे कौन है, अनामलाई हिल्स। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, द ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, है ना, ये कौन कौन सी सिटीज को, अभी हमने क्वेश्चन देखा ही था, है ना, नॉर्थ साउथ देखा था, यहाँ पे ईस्ट वेस्ट पूछ लिया। ईस्ट वेस्ट कहाँ पे होगा सर, ईस्ट वेस्ट था आपका शिलचर से लेके पोरबंदर तक। शिलचर जो आपके अरुणाचल प्रदेश में आ जाएगा, पोरबंदर जो आपके गुजरात में आ जाएगा, तो शिलचर से लेके पोरबंदर तक है आपका क्या, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। और ये नॉर्थ साउथ कॉरिडोर से कहाँ पे मिलता है, झांसी में मिलता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू कोपन स्कीम विच टाइप ऑफ क्लाइमेट इज डिनोटेड बाय लेटर ई इन इंडिया। अब देखो ये कोपन स्कीम जो है वो एनसीईआरटी 11th क्लास की एनसीईआरटी में ये आपके दे रखे हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप ये चीज़ें डिटेल में पढ़ लेना, यहाँ पे तो मैं डिटेल में इस वीडियो में तो नहीं बताऊंगा, इस वीडियो में बस मैं इतना बताऊंगा कि ये जो आपका ई टाइप है, ये जो ई टाइप है वो आपका किस टाइप के क्लाइमेट को आपका बताता है, पोलर टाइप के क्लाइमेट को बताता है, ध्रुवीय प्रकार जो है वो आपका उसे बताता है। लेकिन हाँ, वो आपका 11th क्लास की एनसीईआरटी में ये चैप्टर आपको डिटेल में दे रखा है, चीज़ें याद करनी पड़ेंगी क्योंकि आपको डायरेक्ट दे रखा है कि ए टाइप का क्या मतलब है, बी का, सी का, इस तरीके से आपको दे रखा है, तो वो पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, चलो तो यहाँ पे ऑप्शन जो है ए वो सही आंसर होगा, पोलर टाइप के क्लाइमेट को बताता है आपका, ई डिनोट करता है कोपन्स स्कीम के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगला, द सेंटर ऑफ द साइक्लोन इज काम एरिया, है ना, इट इज़ कॉल्ड, जो आपका साइक्लोन बनता है ना, चक्रवात, चक्रवात के आसपास तो हवा बहुत तेज चल रही होती है, चक्रवात के बीच में बारिश हो रही होती है और शांति होती है, हवाएं वगैरह नहीं चल रही होती, उसे हम क्या बोलते हैं सर, हम उसे बोलते हैं आई ऑफ साइक्लोन, है ना। साइक्लोन की हम उसे आंख बोलते हैं, आई बोलते हैं। तो यहाँ आंसर क्या होगा, आई या आंख, है ना। ऑप्शन सी जो होगा वो सही आंसर होगा, है ना। ये भी आपका एनसीईआरटी में दे रखा है, ये एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं बेटा। एनसीईआरटी अगर आप एक बार पढ़ोगे ना 11th क्लास की ज्योग्राफी के, बहुत सारे क्वेश्चन आपके वहीं से आए हुए हैं। ठीक है, तो एक बार 11th क्लास की एनसीईआरटी ज़रूर से गो थ्रू कर लेना। ठीक है चलो, तो इस वीडियो में हम लोग इतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रखते हैं और शायद ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर यूज़फुल रहा होगा तो बेटा वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, है ना। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलेंगे जो वीडियोज़ आपको हर एग्ज़ाम के लिए आपके हेल्प करेंगे। ये सिर्फ एसएससी ही नहीं, बाकी एग्ज़ाम में भी ये वीडियो आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।